to discuss remaining part of the equilibrium chapter, law of mass action. This law first of all given by the Goldberg and Bagge. These are the Norman scientists. This law relate rate of reaction or active mass of reaction और मोलर मास ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, इसको समझते हैं. इसके स्टेटमेंट है एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. है ना, किसकी? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होती है एट रेज टू द पावर. यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारे पास, मान लो ये A प्लस बी बनना है और इससे मिल रहा है हमें प्रोडक्ट. अब इसका स्टोकियोमेट्रिक A मान लो, इसका स्मॉल b मान लीजिए. तो यहाँ पे अगर आप इसकी रेट निकालते हैं तो यहाँ पे रेट इक्वल प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट. ये क्या है? एक्टिव मास होते हैं. इन्हें क्या बोलते हैं हम? एक्टिव मास. एक्टिव मास की कंसंट्रेशन हम इस तरह से लिखेंगे, है ना. A ये एक्टिव मास ऐसे एक ब्रैकेट में दिखाते हैं. ये एक्टिव मास ये कंसंट्रेशन को बताएगा. यहाँ पे इसकी पावर ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, इसको मैं SC लिख दूंगा. और ये B जो है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है SC. ठीक है, तो इस तरह से हम B लिखेंगे और हम B की पावर ऐसे रेस करेंगे. या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट K A की पावर A एंड B की पावर B. ठीक है. अब स्टूडेंट आप ये समझेंगे कि व्हाट इज़ द एक्टिव मास. एक्टिव मास क्या होता है, इसको ईजिली आप ऐसे समझ सकते हैं. एक्टिव मास को हम इस बड़े से ब्रैकेट से दिखाते हैं. एक्टिव मास इक्वल्स टू हो सकता है स्टूडेंट मोलर मास. मोलर मास. ठीक है, एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास इक्वल्स टू हो सकता है मोलर मास. अब मोलर मास इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट? तो मोलर मास बोल लीजिए या फिर आप उसको एक्टिव मास कह लीजिए. ये इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ये होता है मोलर मास. अगर हम एक्टिव मास या मोलर मास को निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू, है ना, N से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम V से लिखेंगे और यहाँ पे हम लीटर लिख देंगे. तो ये एक्टिव मास, हम इस ब्रैकेट को ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिव मास को. ठीक है, या हम इसको मोलर मास बोलते हैं. तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं. ना स्टूडेंट एक क्वेश्चन करते हैं एक्टिव मास से रिलेटिव. 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 128 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर प्रेजेंट इन अ 2 liter ऑफ फ्लास्क. व्हाट आर देयर एक्टिव मासेस. ठीक है, आपको बताना है एक्टिव मास. तो हमारे पास स्टूडेंट एक बीकर है, एक फ्लास्क है और उसमें हमने 4 ग्राम H2O लिया है एंड हमने यहाँ पे 128 ग्राम जो है HI को ले लिया है. ठीक है, और ये जो इसका वॉल्यूम है स्टूडेंट, वॉल्यूम है 2 लीटर. ठीक, तो आपको बताना है एक्टिव मास. तो मास ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे दिया है, जो गिवन होता है वो मास ऑफ हाइड्रोजन है ना, वो है 4 ग्राम. ठीक है, एंड मोलर मास H2 का कितना होगा? 2 ग्राम होगा स्टूडेंट. H2 के लिए मोलर मास कितना होगा? एक का हाइड्रोजन का बंद 2 के लिए 2 ग्राम, है ना. वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क आपको पता है कि 2 लीटर में दोनों को रखा गया है, यानी V जो है हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 2 लीटर आ गया. ओके, अब सिंपल एक्टिव मास निकाल लेंगे आप. अभी हमने फॉर्मूला बताया था एक्टिव मास किसका? हाइड्रोजन का निकालना है आप. तो हाइड्रोजन का एक्टिव मास ऐसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं N/V. N आपको पता है W/M. W होता है गिवन, यानी ये जो है गिवन है W और ये मोलर मास को हम M से लिखते हैं. तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 4/2. ठीक है, तो अब वॉल्यूम है 2 लीटर, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 4/2, वॉल्यूम है 2, है ना. तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएगा 4/4 = 1.
तो ये एक्टिव मास आ गया किसका, 1 मोल पर लीटर आ जाएगा किसके लिए, एक्टिव मास H2 का आ जाएगा। अब इसी तरह से आपको निकालना है HI का मोलर मास। सिंपल, इसको नोट कीजिए, इधर से हम लिखते हैं HI के लिए। ओके, सिंपल HI का भी ऐसे ही करना है आपने। तो हमने पहले मास निकालना है, मास ऑफ HI गिवन है स्टूडेंट, कितना गिवन है, 128 ग्राम। इसी तरह से मोलर मास निकाल लेंगे इसका HI का। तो मोलर मास कितना होता है इसका, 128 होता है, आप याद करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम 2 लीटर, यहाँ पर भी 2 लीटर होगा, ठीक। अब आपको निकालना है एक्टिव मास ऑफ HI। एक्टिव मास HI ऐसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, है ना, N/V, यहाँ पे N है ना, ये है W और ये है M, यानी 128/128/2। आपको ये सोल्यूशन जब करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 128/128 × 2, हाफ बचा, यानी आपको मिल जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। तो ये एक्टिव मास आ गया HI का। इस तरह से आपने सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इस तरह से एक्टिव मास क्वेश्चन आपसे पूछता है 2 मार्क का, और आपको उसको सॉल्यूशन को ऐसे करना होगा। फटाफट से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपको अप्लाई करना है लॉ ऑफ मास एक्शन LOMA इस रिएक्शन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना है आपको। पहले ये रिएक्शन इधर को फॉरवर्ड चल रही है, आगे को फॉरवर्ड, और ये पीछे को चलती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन निकालेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी यहाँ पर RF डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्टिव मास। यहाँ पे देखो A और B है ना, तो यहाँ पे A की कंसंट्रेशन होगी और ये B की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, यानी RF यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, रेट कांस्टेंट KF A और ये B। तो ये हो गया RF फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट, ठीक है। इसी तरह से हम ये इधर चल रहा है बैकवर्ड रिएक्शन का निकालेंगे। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए स्टूडेंट सिंपल RB ये प्रोपोर्शन होगा C की कंसंट्रेशन, है ना, या रिएक्शन इधर को चलेगी तो C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है ये। RV आ जाएगा यहाँ पे KB C की कंसंट्रेशन और D की कंसंट्रेशन की। ये स्टूडेंट क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आ गया फॉरवर्ड का और ये बैकवर्ड का। आपको पता है एट इक्विलिब्रियम RF बराबर होगा RB के। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। नाउ इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि F फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए A की कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KB C की कंसंट्रेशन और ये D की कंसंट्रेशन, राइट। अब देखो इस तरह से KF KB यहाँ आएगा, है ना, तो आप इसको इस तरह से KB लिखेंगे, आपको मिलेगा C की कंसंट्रेशन और ये D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन एंड B की कंसंट्रेशन। क्लियर होती बात। तो ये आप इस तरह से रेट को लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब आपको कोई रिएक्शन, सिंपल सी एक रिएक्शन दे दी मैंने मान लो, तो उसके लिए आपने लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे इस बात को आप समझिए। N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन है 2NH3, ठीक है। ये सब गैसेस फॉर्म में होते हैं। इसके लिए आपने क्या लिखना है, एक्टिव मास इस तरह से लिखना है। तो सिंपल आप यहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जब लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट कैसे लिखना होगा, इस तरह से। ये क्या है आपको पता है, ये प्रोडक्ट और ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास, ठीक। तो ये आपको प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है और ये पावर जो होती है ना, ये रेस करती है स्टूडेंट NH3
की पावर स्टोइकियोमेट्रिक इस तरह से, एंड ये देखो N2। अब इसके आगे जो होता है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे 2 है ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यहाँ पे ये 3 क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो यहाँ पे N2 और ये H2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा 3। तो आप किसी भी रिएक्शन का इस तरह से, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे और आप उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट इस तरह से लिखेंगे। बना लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट आपसे पूछता है लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, तो या फिर वो आपसे पूछ देगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। सिंपल, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन की हेल्प से हमने यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक देखो A B, ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक, यहाँ पे स्मॉल c स्मॉल d क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अगर हम रेट जैसे अभी हमने पढ़ा था उस रिएक्शन के लिए, बस यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने लिया है। यहाँ पे RF इक्वल्स टू, तो A के लिए ये स्टोइकियोमेट्रिक पावर रेज करेगा, यानी इसकी पावर B, तो यहाँ पे आप सिंपल पावर ही ऐड करेंगे, इस तरह से पावर रेज करेंगे। ऐसे रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन C की, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C पावर रेज करेगा, यहाँ पे D करेगा, इसी तरह से यहाँ पे C और यहाँ पर D पावर रेज करेगा। सिंपल, यहाँ पर भी ये करेंगे, A कंसंट्रेशन पावर A, B कंसंट्रेशन पावर B, ऐसे C की कंसंट्रेशन पावर स्मॉल c, D की इस तरह से स्मॉल d, तो यहाँ पर भी आप इस तरह से स्मॉल c और पावर स्मॉल d कर देंगे, और यहाँ पर स्मॉल a और यहाँ स्मॉल b कर देंगे। अब पूछता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेशियो एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इसकी जगह आप Kc रख देंगे, तो Kc इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा C की पावर C, D की पावर इस तरह से D की कंसंट्रेशन एंड A की कंसंट्रेशन पावर A एंड B की कंसंट्रेशन पावर V। तो ये आपको मिल गया स्टूडेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन आप लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी आप इक्विलिब्रियम की रिएक्शन पे अगर इसको यूज़ करते हैं तो आप बोल देते हैं लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, और आप इसकी हेल्प से Kc को भी निकाल लेते हैं। Kc इक्वल्स टू होता है ना, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सिंपल, इन दोनों के रेशियो को हम Kc बोलते हैं। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट अब हमें दो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हैं और इसका आपसे पूछा है Kc लिखना है, राइट, Kc फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस वन। इसके लिए Kc आपको ध्यान रखना है, एक्टिव मास की अगर आप बात करते हैं लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए तो वो यूनिटी होता है, यानी वो क्या होता है 1 होता है ना, लिक्विड और सॉलिड। क्योंकि आपको पता है भाई कोई लिक्विड है तो वो सिर्फ सरफेस से ही रिएक्शन करता है ना, एंड जैसे वाटर भी है तो वो पूरा उसका मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करता, तो इनको हम यूनिटी मान लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ से इवेपोरेट होगा एक लेयर, उसके बाद इसका अगर एक्टिव मास देखेंगे तो उसके बाद नीचे की लेयर आ जाएगी, उसके बाद सबसे नीचे की लेयर जाएगी। इसलिए लिक्विड और सॉलिड के एक्टिव मास को हम यूनिटी मान लेते हैं और गैस के पूरे मॉलिक्यूल्स फ्री रहते हैं एक्टिव मास के लिए, है ना, तो हम गैस को इस तरह से यूनिटी नहीं मानेंगे। तो एक्टिव मास हम गैस के लिए लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये रिएक्शन, अगर आप इसका Kc लिखते हैं तो सिंपल अभी आपने बनाया था, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास, ये दो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर रेस करेगा, है ना। ये क्या है, ये गैस में है स्टूडेंट। इसी तरह से Cl2, यहाँ पे कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक नहीं है, कोई पावर नहीं, नीचे लिखेंगे 2NOCl, है ना स्टूडेंट। और ये क्या है, सॉलिड में, और इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 पावर रेस करेंगे। लेकिन आपको पता है कि इस सॉलिड के लिए जो होगा क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। अब हम Kc जो लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए सही क्या होगा, तो आप सिंपल ये वाला लिख देंगे, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा NO की कंसंट्रेशन पावर 2 एंड Cl2। तो इस रिएक्शन के लिए Kc इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। इसका नहीं लेते हैं क्योंकि ये यूनिटी बराबर 1 हो जाता है। सिंपल होती है बात। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिए। Kc इक्वल्स टू
ये प्रोडक्ट है, यानी IF5 की कंसंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक 2 है, या 2 पावर रेस करेंगे गैस में, सिंपल। हम सॉलिड का नहीं लेंगे, हम सिर्फ गैस का ही लिखेंगे। अब F2 की पावर 5 है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। I2 का नहीं लेंगे क्योंकि I2 क्या है स्टूडेंट, सॉलिड है, और सॉलिड का क्या होता है, यूनिटी हो जाता है। तो Kc यहाँ पे इसके लिए ये हो जाएगी सही वैल्यू, और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए ये। तो ये था लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम से एक्टिव मास कैसे निकालते हैं। एक्टिव मास आपको पता लगा लिक्विड सॉलिड के लिए यूनिटी होता है, गैस के लिए एक्टिव मास निकालते हैं। तो Kc की वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी निकालना आपने यहाँ तक सीख लिया है। नोट कीजिए यहाँ तक। नाउ स्टूडेंट समझते हैं रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट, सपोज अ जनरल रिएक्शन A कन्वर्ट इनटू B, ए क्या है, रिएक्टेंट होता है, और B क्या है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे हमने इसकी जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो CA मान ली। तो रेट इक्वल्स टू A है ना, के बराबर होगा रिएक्टेंट के। कंसंट्रेशन यहाँ पे CA ले लेंगे हम, तो रेट बराबर KCA है ना। अब K को हमने डिफाइन करना था, K को ही बोलते हैं रेट कांस्टेंट स्टूडेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर हम इसको रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी इसे हम कहते हैं। ये एट फिक्स्ड टेम्परेचर, अगर CA की जो कंसंट्रेशन है मैंने क्या मान ली, 1 मान ली, तो स्टूडेंट रेट जो हो जाएगा, अगर इसको हम इसको 1 रख देंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट इक्वल्स टू K, यानी जो रेट है वो डिपेंड करता है किस पर, ये क्या, रेट कांस्टेंट। रेट किसके बराबर हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में लिए गए, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, एंड टेम्परेचर है ना, वो कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन चल रही है, एंड उसमें कौन से कैटलिस्ट यूज़ करें, इन सब फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए।